सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मसला कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार हर हरबा आजमा रही है। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं और निशाने पर हैं आम निहत्ते शहरी। आज 3 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए जिस पर पाक फौज ने इस इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। पाक फौज की कार्रवाई में एक भारतीय अफसर समेत 6 भारतीय फौजी मारे गए। LOC हो या फिर सिफारतकारी, पाकिस्तान हर महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हुकूमत ने कश्मीरियों को उनका असली हक दिलवाने और भारतीय जबर को बेनकाब करने का मुकदमा हर फोरम पर लड़ने के लिए कमर कस ली है। आज का बड़ा फैसला यह है कि कश्मीर का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में भी लड़ा जाएगा। वजारत खारजा सलामती कौंसिल में कामयाबी के बाद अब जिनीवा में वाक़ई इंसानी हुकूक कमीशन का इजलास बुलाने के लिए सरगर्म है। दूसरी तरफ पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ट्रंप डिप्लोमेसी का आगाज होता भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबते इसी सिलसिले की कड़ी हो सकते हैं। एक और मामला जो भी आपने देखा, ब्रेकिंग न्यूज के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बात की है और मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। एक और महाज जो भारत ने खोल दिया है वो आबी जारहियत का है। बगैर किसी पेश की इतला के पानी छोड़ना सिंध ताश मुआहदे की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने यह मामला आलमी बैंक के सामने उठाने का फैसला किया है जो सिंध ताश मुआहदे में जामिन है। सवाल यह है, LOC से लेकर सिफारतकारी तक हर महाज पर हम भारत को भरपूर जवाब दे रहे हैं, लेकिन इस आबी जारहियत का जवाब क्या है? इसमें हमारी गफलतों का कितना अमल दखल है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब। आज के हम डेवलपमेंट्स पहले रिपोर्ट में देखते हैं। असद खरल साहब, सबसे पहले मैं चाह रहा हूं हम इस बारे में बात करें, ये भारत क्यों अपना इस तरह नुकसान छुपाता है? ये एक बुज़दिली की अलामत तो है ही कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है और उसके बाद फिर जब जवाब दिया जाता है वो फौजी अंदाज में ही दिया जाता है। तो उसमें आप आज देख लें कि 6 फौजी मारे गए हैं भारत के, एक अफसर भी उसमें शामिल है। तो इसको छुपाते क्यों? कई जख्मी हुए हैं, 2 बंकर्स भी तबाह हुए हैं, उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है। तो इसलिए कि फौज का उनकी मोराल पहले ही बहुत नीचे गया हुआ है, पहले ही वो खौफजदा है पाकिस्तान से, तो और गिर जाएगा और वहाँ की मईशत भारत की तबाह हो रही है, और ज़्यादा खौफ वहाँ पर फैल जाएगा उनकी कौम में कि हमारे तो फौजी मारे जा रहे हैं जब भी कुछ करते हैं, और दुनिया की तमाम नज़रें फिर यहाँ लग जाएंगी कि भारत तो ये तवज्जो हटाने के लिए LOC पर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। उसामा साहब, पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान बाहर, दुनिया बाहर, पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, और ऐसा इंडियन मीडिया जो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो चुका है अपने झूठों की वजह से, अपने बायस की वजह से। कभी उन्होंने ये दावे तो बड़े किए, कभी उन्होंने दावा किया कि सर्जिकल स्ट्राइक का पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बना, फिर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के जो फौजियों जो अड्डों के ऊपर हमला किया, बालाकोट के अंदर जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने कालेदम तंजीमों के हेडक्वार्टर उड़ाए हैं, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने क्लेम किया था। हमारे DGISPR पाक फौज ने इंटरनेशनल मीडिया को खुद लेके गए कि आगे ये देख लें, ये 2 दख्त गए हैं और यहाँ पे कोई हेडक्वार्टर कवा भी मेरा ख्याल है जो, हाँ जी, कवा भी था। मामला ये है कि उसामा साहब, दिखाने के लिए उनके पास कुछ हो तो दिखाएं। क्या शर्मिंदगी दिखाएं, अपनी जिल्लत दिखाएं, अपनी शिकस्त दिखाएं, क्या दिखाएं? वो पहली बार जब से पाक इंडिया टेंशन शुरू हुई है, वर्किंग बाउंड्री पे जब से वो सिविलियन आबादियों पे फायरिंग करते हैं, मार्टर गोले फेंकते हैं, उनको शहीद करते हैं, फायरिंग करते हैं, जो कि किसी भी मुल्क में इसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जब से ये मामला पहले भी खास तौर पे जब से उसकी हैसियत को ख़त्म किया गया है 370 के ज़रिए, उसके बाद जिस तरह मकबूजा आबादी के अंदर जिसमें 7 लाख फौजी पहले थे, 1,80,000 फौजी और वहाँ पे भेज दिए गए, यानी 1 करोड़ की आबादी के ऊपर 8-10 लाख फौजी, इसकी तरह की रेशो। और जिस तरह अब जेनोसाइड हो रहा है, क्योंकि जेनोसाइड इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह सिविलियन के ऊपर देखिए। और फिर और बात, हमेशा जब भी वर्किंग बाउंड्री की बात हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो, अग्रेशन किसकी तरफ से आया?
इनिशिएटिव किसने लिया? भारत शरारत करता है, बनिया शरारत करता है, सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है, और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने फौज पाकिस्तान या रेंजर जब जवाब देते हैं भरपूर, उसके बाद उनके लोगों को जिस तरह अपनी लाशें छुपाते हैं और जिस तरीके से उनको बंकर तबाह होते हैं, पाकिस्तानी फौज ने, रेंजर ने जितने इकदाम किए, हमने पाकिस्तानी पूरी दुनिया के मीडिया को दिखाया, हमने जहाज गिराया, हमने दिखाया, हमने पायलट पकड़ा, हमने दिखाया। जिसके पास दिखाने के लिए कुछ होगा वो दिखाएगा। सही। और उनके पास सवाए छुपाने के, सवाए झूठ बोलने के है ही कुछ नहीं। अभी जो जिस तरीके से ये हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अभी मुझे बताएं, जो वजीर आज़म अमरीकी जो प्रेसिडेंट है वो बार बार मोदी को किस लिए फोन कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भारत जो दावे मार रहा है, मोदी जो जिसके ऊपर पागलपन सवार है, दौरा है, ये हर तरीके से पाकिस्तान से हारेगा। वहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट है वो तबाह हो जाएगी। ये पागलपन का शिकार हो चुका है। बरतानिया के वज़ीर आज़म क्यों फोन कर रहे हैं? वो पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं उनको इंडिया की औकात का पता है और पाकिस्तान की ताकत का भी पता है, जिसका वो खुद इतराफ कर चुके हैं कि अफगानिस्तान का भी उनके मामला जो इंडिया क्लेमेंट बन रहा था, जिसने एनडीएस और रा के जरिए वहां पे कौशल खाने खोले, वहां पे हमारे किरदार को आइसोलेट करने की कोशिश की, सिविलियन को, असली क्यादत को, इंटेलिजेंस को, बिल आकर अमेरिका के सामने जब असल हकीकत आई तो अमेरिकी सदर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब गए वहां पे, उन्होंने बरमला इतराफ किया दुनिया के सामने उनका अफगानिस्तान के हवाले से जो इनखलाब के जो हल के लिए पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके पास जो ताकत है वो किसी और के पास और यही बात जो आप कह रहे हैं, इसमें देखिए कि शाह सलमान से भी जो मोहम्मद बिन सलमान है, वली है सऊदी अरब के, उनसे भी बात हुई है इमरान खान साहब की। अब बोरिस जॉनसन का उनको फोन करना और कहना जी दो तरफा मामला है, भारत तो ये कहता है ना जी हमारा अंदर का मामला है, इंटरनल मामला है, इसमें कोई दखल ना दे। तो बाबर डोगर साहब, अब ये फैसला करना कि आप आलमी अदालत इंसाफ में जा रहे हैं पाकिस्तान, फिर इंसानी हुकूक की तंजीम का इजलास बुलाने की बात हो रही है जनीवा में, तो ये सब आपका क्या ख्याल है? इससे भारत की शर्मिंदगी, रुसवाई, बदनामी और ज़्यादा हो रही है और ये आर्मी चीफ की जो तोसी है वो भी ये टेंशन और परेशानी है भारत के लिए, जिसकी वजह से एलओसी पर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है और उसमें फिर मुंह की खाता है और फिर दुम दबा के भागता है वहां से। उसामा साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हर आने वाले दिन के साथ साथ भारत की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। जो कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो रहा है, जिस तरह से दुनिया का प्रेशर इंडिया पर आ रहा है और जिस तरह से दुनिया का सारा मीडिया जो है वो इंडिया का असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखा रहा है, तो इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, फिर इंडिया के अंदर से बेताशा आवाज़ें उठ रही हैं। जितने उनके बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जितना एक पढ़ा लिखा लिबरल तबका है, वो सारा जो कि सारी दुनिया में बड़े फख्र से ये कहते थे कि इंडिया जो है वो एक लिबरल मुल्क है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते थे जी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और एक लिबरल फेस था इंडिया का, सेकुलर फेस था। तो वो सेकुलर फेस जो है वो जो हिंदुत्व की एक नई टर्म चली और जिस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से अक़लियतों को निशाना टारगेट बनाया जा रहा है, तो वो इंडिया की जो एक आइडेंटिटी थी, एक सॉफ्ट इंडिया की आइडेंटिटी थी, वो दुनिया में ख़त्म हो रही है। और इंडिया एक ऐसे मुल्क के तौर पर आइडेंटिफाई हो रहा है जो कि जहाँ पर अक़लियतों का रहना जो है नामुमकिन हो गया है, जहाँ पर टॉलरेंस ख़त्म हो गया है और एक रियासती जबर जो है वो हिंदू टेररिस्ट स्टेट बन रहा है। जिस तरह आप बात करें उससे तो मुझे ये लफ्ज़ से ज़हन में आ रहा है कि हिंदू टेररिस्ट स्टेट है ये। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदू एक जो टेररिज्म जो कि स्टेट जो है, स्टेट परपिट्रेटेड टेररिज्म जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। उसका अब अल्टीमेटली जब वो प्रेशर पड़ता है, जब वो करता है, तो वो सारा वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह से निकलती है कि वो पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पे गोलाबारी स्टार्ट कर देते हैं। अब आप देखें कि इंडिया ने पिछले कई सालों से बगैर किसी वजह के वो जब दिल करता है वो इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे इश्तियाल अंगेज़ी अख्तियार कर लेता है, वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है, गोलाबारी शुरू कर देता है और सिविलियन आबादियों को टारगेट करता है। आज जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, जो जवाब दिया है, तो हमने जो बंकर तबाह किए हैं उसकी बाकायदा वीडियो जारी की है और दुनिया को बताया कि हमने इनकी सिर्फ मिलिट्री जो बेसिस थी उनको हिट किया, उनको टारगेट किया है। इंडिया की तरह हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते।
उसामा साहब जहां तक बात ये है कि इसके साथ ऐड करें, उससे पहले भी जब इन्होंने अटैक किया था, जो सर्जिकल जल स्ट्राइक उन्होंने बहाना किया था, उस वक्त भी जब जहाज गिराया था, आपको याद होगा, DGISPR ने आके मीडिया के सामने उन्होंने इतराफ किया, उन्होंने बताया कि हमने इनके जो फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले किए हैं, जो इनको तबाह किया है, उसको ये क्यों छुपा रहे हैं। यानी पाकिस्तान हमेशा बताता है और ये उस पर डिनाई भी नहीं करते। यानी वही बात है जी। अपना दूसरी चीज उसामा साहब, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जाने की बात की है, तो बहरहाल पाकिस्तान इन्होंने लीगल एक्सपर्ट से मशवरे किए होंगे, उनसे कंसल्ट किया होगा कि क्या ये जुरिडिक्शन बनती है या नहीं बनती, और अगर इंडिया उस जुरिडिक्शन को नहीं मानता, मतलब जब आप देखें कि जब पाकिस्तान इंडिया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण वाले इशू पर, तो एक पाकिस्तान में भी दो राय पाई जा रही थी। एक ये था कि पाकिस्तान उसकी जुरिडिक्शन को माने ही नहीं, अगर आप मान जाएंगे तो फिर आपको लड़ना पड़ेगा केस, और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर केस डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, उस वक्त जो बात थी ना, उनकी राय ठीक थी, वो मामला नहीं बनता, लेकिन उस वक्त नून लीग नवाज मोदी नवाज जो गठजोड़ था वो हुकूमत थी और उनको मौका फराम किया गया, जबकि वहां पे नहीं बनता था। इसमें बड़ा सॉलिड पॉइंट है, लेकिन सर लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें सॉलिड पॉइंट उनमें दो ओपिनियन पाई जा रही हैं। नहीं, अभी एक ओपिनियन ये है कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमें दुनिया के दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल है, जेनेवा कन्वेंशन है, या दूसरे जो फोरम है वहां पर रहना चाहिए, इंडिया पर मुसलसल दबाव बढ़ाते रहना चाहिए। अगर हम इस कोर्ट पे जाते हैं और कोर्ट की जुरिडिक्शन नहीं बनती तो फिर उससे पाकिस्तान का केस कमजोर होगा। तो पाकिस्तान को बहरहाल गवर्नमेंट ने एवेल्युएट किया होगा, उन्होंने लीगल ओपिनियन ली तो होगी। बिल्कुल इससे जो है जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से तो हुकूमत बिल्कुल वजारत खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसका अंदिया दे दिया है कि जेनेवा कन्वेंशन का जो आइंदा इजलास है उसमें ये मामले को ले जा रहे हैं। लेकिन अगर जो इंडिया ये कह रहे हैं ना, अब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मामला जा चुका है, पूरी दुनिया के मुश्किल और दूसरे ममालिक उसको इंडोर्स कर चुके हैं, उसको एडमिट कर चुके हैं। अब इसका मामला एक इंडिविजुअल का मामला कुलभूषण तो बहुत छोटा मामला है, ये तो एक रियासती दहशतगर्दी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यूएनओ का अपना कन्वेंशन, अपनी करारदाद है जो हक़ खुद राजनीति की बात करती है। कश्मीर की असेंबली जो है इंडिया के कानून के मुताबिक वो जो असेंबली है, लेकिन जब तक असेंबली लेजिस्लेट उसको यानी इंडोर्स नहीं करेगी उस वक्त तक इंडियन कानून के मुताबिक भी नहीं कर। हमने वो वीडियो स्कैंडल की बात करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि जो आइंदा माह जिनीवा में इंसानी हकूक कमीशन इजलास बुलाने की वजारत खारजा कोशिशें कर रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, इसकी तो कोशिश यकीन करनी चाहिए। इंसानी हकूक की तंजीमों का इजलास, कमीशन का इजलास, यूएनओ की जो ह्यूमन राइट्स विंग है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हाँ जी, तो उसका वो तो बड़ा क्लियर है दुनिया का। हमारा इंडिया पर अगर आप देखें तो ओआईसी इसमें अहम बात, सबसे बड़ी बात, इवन जो इनडायरेक्टली मैसेज गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इस केस में मुद्दई भी यूएनओ है, विक्टिम भी यूएनओ है, क्योंकि यूएनओ की करारदादों की वायलेशन हुई है और इसके अंदर जो रिपोर्ट है वायलेशन की इंसानी हकूक की, मगर वो भी यूएनओ की है। लेकिन यानी हमारा केस, ये बड़ी अहम बात है, हमारा केस प्लीड करने के लिए यूएनओ की रिपोर्ट चीख के कह रही है। सही, मगर जो फोरम है आखिरकार हमारे करना पाकिस्तान को पड़ेगा। यूएन को इतना नहीं फर्क पड़ता, वो बड़े अरसे से खामोश थी, ये भी पाकिस्तान ने कोशिश की है, हुआ है। अच्छा, अगली खबर पर जाने चले बाबर साहब, आप एक जुमला सिर्फ ये है कि ये हम जिस साइड पर जा रहे हैं, ये कश्मीर की किस्मत जो है अब इससे लिंक्ड है। ये एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है, बड़ा क्रिटिकल जंक्चर है। पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। कहीं ये कोई इंटरनेशनल चाल तो नहीं है, कहीं पाकिस्तान को ट्रैप तो नहीं किया जा रहा। ये बात ठीक है, इस हवाले से पाकिस्तान को बहुत केयरफुली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना जाने की वजह अभी तक ये है कि वो 100% इस तरीके से जब तक इंश्योर नहीं, इसलिए अभी नहीं जाने का फैसला। वक्त कम रह गया, ब्रेक से पहले एक बहुत बड़ा अहम मौजू है वीडियो स्कैंडल का मामला। वो बड़ा रहा, मरियम साहब आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, अब 2-3 दिन में फैसला आ जाना, फैसला महफूज कर लिया गया है। अजीबोगरीब दास्तान है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मुझे तो बस कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया गया कि ये तो कोई वीडियो है और हम वो दिखाने जा रहे हैं, यही दूसरे लीगी रहनुमा कह रहे हैं। जज साहिबान कह रहे हैं कि जनाब ये क्या पनामा केस का फैसला आने के बाद ये जज नून लीग ने लगवाया वहां पर, फिर इसी जज के सामने इन्होंने अपना केस लगवाया।
तो ये सब क्या होता रहा, ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं। मरियम कहती है जी ये वीडियो मुझे नहीं पता किस तरह एडिट हुई, क्या हुआ, वो किसी और पर डालती हैं आगे। तो ये क्या हो रहा है खरल साहब, जल्दी से बताइएगा। उसामा साहब बड़ा जबरदस्त मामला है और ये पूरी शरीफ फैमिली की जितने भी वारदातें हैं ना, उसके अंदर यही है। हुसैन नवाज कहता था मेरे दादा को पता है, नवाज शरीफ कहता था मैं तो अपनी अम्मी के घर में रहता हूँ, मरियम कहती थी कि मैं अपनी जो है शौहर जो उनका वो कहता जी मैं तो उनसे वजीफा लेता हूँ। इसमें बड़ा मजेदार हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच में जब ये मामला पेश हुआ, जिसकी सरबराही बेंच की कर रहे थे चीफ जस्टिस और पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब और जस्टिस उमर बंदियाल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। बड़े जबरदस्त उनके रिमार्क्स आए हैं। एक तो जब शहबाज शरीफ साहब को उनको कहा तो शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा कि जी मुझे तो चंद घंटे पहले मरियम साहब सफदर ने बताया, बात समझे जरा, मरियम सफदर ने बताया और मुझे तो कुछ नहीं पता, तो उनसे पूछे आप। उन्होंने कहा उनसे पूछे, वही बयान जो हमजा शहबाज जब सवाल किया जाता है तो वह कहता है मेरी वालदा से पूछे, मेरी बहनों से पूछे। शहबाज शरीफ से पूछा जाता है तो वह कहता है मेरी आलिया से पूछे, मरियम से पूछा जाता है तो वह कहते हैं मेरे दादा से पूछे, भाइयों से पूछा जाता है तो वह कहते हैं दादा मरहूम है उनसे पूछे, नवाज शरीफ कहता है बच्चों से पूछे। मामला यह है कि इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो आज जिस तरह का इस केस के अंदर जो एफआईआर रिपोर्ट पेश की है और जिस तरीके से चीजें सामने आई हैं, एक तो जज साहब ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसमें उन्होंने सऊदी अरब के एक दौरे का जिक्र किया है। यहाँ इस हवाले से एफआईआर रिपोर्ट के अंदर 2 उनके दौरे आ रहे हैं। इसका मतलब जज साहब भी कुछ छुपा रहे हैं। एक 23 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक है और एक 28 मई से 8 जून तक है सऊदी अरब में। उसके बाद ये 16 साल कबल बनाई गई 2003 वाली वीडियो है। उसके बाद जो आपने बात की 13 मार्च 2018 को जो इनकी तैनाती हुई यानी इस केस में, और नासिर जंजुआ जो नवाज शरीफ साहब के फ्रंटमैन मरियम साहबा के हैं, एक तो नासिर भट्ट साहब है ना, एक नासिर जंजुआ साहब है वो भी है। जो कमर जमान चौधरी के भी फ्रंटमैन, सारी डीले में भी उधर होती थी, सारा पनामा केस में सारा बेड़ागर किया। और जो डीजी पिंडी रावलपिंडी थे नासिर इकबाल मिर्जा, वो सारे उधर बैठते थे, वहां पे सारी चीजें होती थी, बड़ी डिटेल है। मामला ये है कि उन्होंने पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि वो तैनाती करवाने वाला है, वो किधर है, वो गायब हो गया, अटॉर्नी जनरल ने वहां पे बताया। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके से ने वीडियो को उन्होंने पूछा, उन्होंने मरियम ने कहा जी मुझे तो कारकुन ने दी थी वो ले गया। अब मतलब अजीब सा एक मुजिका खेज बात है। फिर ऑडियो वीडियो अलहदा, उसके हवाले से एहसन इकबाल है, खाजा आसफ साहब हैं, फिर बाकी जो लोग वहां पे बैठे थे, जो बुत जो लोग जो अदालतों को जजों को बुत कहते थे, आज वो बुत बने हुए थे खुद। जब उनसे सवाल पूछा जाता था उनके पास कोई जवाब नहीं था और हर बंदा अपना गर्दन निकाल के, और सबसे बड़ी बात मरियम का सिर्फ ऊपर सारों ने डाल दिया है। मरियम ने कहा जी मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो से एफआईए से उसके सामने बयान नहीं दे रहे, खेल रहे हैं, क्या तमाशा हो रहा है। अब देखते हैं फैसला क्या आता है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि ये तो दरखास्त के बगैर कोई बात आगे नहीं चल सकती, लेकिन दरखास्त तो लाना दूर की बात है, वो तो इस सारी कहानी से मुकर गए हैं। तो बाबर डोगर साहब, वो जो आपने मामला उठाया था सबसे पहले, जज साहब का किरदार, एक बात जज साहब टाइम नहीं रहेगा, उनका वीडियो से खेला गया। जी उसामा साहब, सबसे पहले तो बोल ने उसका फॉरेंसिक ऑडिट बोल ने किया था और जिसमें हमने साबित कर दिया था कि ये जो वीडियो ये जाली है। तो वीडियो अल्टीमेटली जाली ही निकली, क्योंकि मरियम भी मुकर गई है, शहबाज भी मुकर गए। ये पता ही नहीं, वो कहते कोई कारकुन लेगा जिसका मुझे नाम ही नहीं याद। तो इसका मतलब है ना ओरिजिनल वीडियो सामने आएगी, ना उसका कोई फॉरेंसिक ऑडिट होगा और ना कुछ इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद आगे आ जाए कि जिस तरह मरियम साहिबा जो हैं उनके हवाले से शहबाज शरीफ जो है वो मरियम पे डाल रहे हैं, मरियम जो है वो अब किसी और पे डाल रही हैं। जज साहब, सबसे जो अहम चीज़ है ना उसामा साहब, जज साहब की अपॉइंटमेंट का रोला। आपको याद होगा इसी प्रोग्राम में हमने ही कहा था कि रावलपिंडी से एक नून लीग के एमपीए थे 2008 में, मलिक रियाज साहब, जज साहब उनके बड़े करीब थे। उनके ज़रिए से, राना सना के ज़रिए से और लाहौर हाई कोर्ट से उनकी जितनी पोस्टिंग होती रही हैं उनके थ्रू होती रही हैं। फिर जज साहब जो थे राना सना की गुड बुक्स में थे। और किस तरह से जब पनामा लीग का केस चल रहा था और जब पनामा का केस वाइंड अप हो रहा था, तो इनको पता था कि इसके बाद अगला केस जो है वो भी आना है। तो उन्होंने बड़े तरीके से पहले इसी जज का केस जो था ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जरिए भेजा गया, वो वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोबारा इंश्योर किया गया, इनका दोबारा केस भिजवाया गया। राना सना और जो फेडरल लॉ मिनिस्टर थे, लॉ सेक्रेटरी थे, वो बड़े एक्टिव रहे और इनकी अपॉइंटमेंट इंश्योर की गई, क्योंकि उनको पता था कि अब
दूसरा केस जो है वो इसी कोर्ट में आना है। और इन्होंने एक पूरी साजिश थी कि आप देखें कि जो पहले जज है उनको ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, उसके बाद नैब कोर्ट 2 नंबर पे ये केस लगवाया गया। जजों की इनकी हुकूमत है डॉक्टर साहब, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस इनकी अपॉइंटमेंट करती है, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करती है। सुन ले, उस वक्त ये मामला उठा था कि एकदम से क्या हो गया, उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी अस्तर साहब थे, इनकी हुकूमत थी कि सारे अकाउंटेबिलिटी की कोर्ट्स खाली हो गई हैं, जजों को नए लगाया नहीं जा रहा, सीटें खाली हो रही, केस बढ़ रहे हैं, लाहौर में खाली होगी अदालतें, वहां पे होगी। जो डॉक्टर साहब ने बताया ना, ईवल नेक्सस था, और अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी कीप्स। राणा सनाउल्लाह का एक बंदा इन्होंने बाय डिजाइन प्री प्लान सारा किया गया। एक बंदा जिसका पहले केस भेजा जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको रिजेक्ट करती है क्योंकि 12 बार उसका केस क्यों भेजा गया। ब्रेक का वक्त है। चीफ जस्टिस साहब शायद कि वो बंदा किधर गया जिसने लगवाया था, और ये सारी कहानी अब खुलकर सामने आ रही है। और एक मुजरिम से क्यों जाकर एक जज मिल रहा है जिसके खिलाफ फैसला आ चुका है, ये बड़े सवाल है। ब्रेक के बाद इस बारे में और मामले पर बात करनी आ भी जा रही है जो भारत कर रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। दुश्मनी में भी, जंगी माहौल में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का पास रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, लेकिन जहां पर हिंदू टेररिस्ट स्टेट हो वहां तो कोशिश यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मासूम जानों का नुकसान किया जा सके। अब सिंध ताश मुआहदा हो, वर्ल्ड बैंक उसका ज़ामिन हो, उसके बावजूद भारत ने उस मुआहदे को भी तोड़ दिया। शिमला मुआहदा, दीगर जितने मुआहदे पाकिस्तान के साथ हुए, कश्मीर के साथ हुए, सबको तोड़ता चला जा रहा है, और बगैर बताए, जबकि ये मौजूद है ये शर्त कि भारत बताएगा कि अगर वहां से वो पानी खोल रहा है, डैम्स मौजूद है, तो उससे सैलाबी सूरत हाल बन सकती है, तो पहले बताएगा इतना पानी यहाँ पर मौजूद है, हम इतने दिन बाद हमें खोलना होगा, यहाँ से पानी इतने दिन में पहुंच जाएगा। नहीं, बिल्कुल एक सैलाबी सूरत हाल उसने पैदा करके रख दिया। असद खरल साहब, ये क्या वजह है कि ये भारत इतनी गिरी हुई हरकतें करता है? अब जानबूझकर, पहले रावी पहले ही खुश्क पड़ा हुआ, एक तो बिल्कुल पानी नहीं आने देना, और जब फिर आएगा पानी तो वो चाहेगा कि एकदम अचानक आ जाए ताकि यहाँ पर जानी और माली नुकसान हो सके पाकिस्तानियों का। उसामा साहब, आपने देखा इस तरह दरिया सतर की बात करें या रावी की बने, रावी एक नाले की तरह, और उसमें लाहौर का ऑलमोस्ट गंदा पानी जो है वो आपको पता है रावी में पानी नजर नहीं आता। लेकिन एक भारत एक साजिश के तहत जब भी मानसून का सीजन शुरू होता है, जब भी बारिशें आती हैं, जब भी बारिशों का सीजन होता है, और उस वक्त हमेशा वो पानी छोड़ता है, जबकि पूरा साल हम पानी को तरस जाते हैं, हम पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। पानी ना जो हमारा मतलूबा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिससे हमारी लाखों एकड़ पर रकबा जो दरियाई या नहरी पानी से जो सैलाब हो सकता है वो नहीं होता, वो बंजर हो जाता है। लेकिन ये एक साजिश आज से नहीं शुरू हो रही, ये कई सालों से ये भारत हमेशा ऐसे करता है कि जब भी वहाँ पे ये पानी वाफर मिकदार में आता है या पाकिस्तान को डुबोना होता है, जिस तरह आप देखें ना, सतलज में आप ऊंचे दर्जे का सैलाब है, रावी के अंदर जो है 40,000 क्यूसेक तक जो रिला है वो हेड बलोगी से गुजर रहा है। इस तरह आप देखें बारिश वहां पे हो रही पाकिस्तान में मानसून सीजन में, कसूर, बहावलनगर, पाकपतन, बिहाड़ी, बावलपुर में दुख की बात, सारे मुतासर, और हर साल आप देखते हैं ये पानी छोड़ा जाता है, बाबर साहब, आबादियों को नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है। लेकिन नॉर्मल पानी मिले तो फसलों को फायदा हो सकता है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक दुश्मनी अभी दहशतगर्दी है। तो बाबर साहब, इसका हल क्या है, क्या करे पाकिस्तान फिर? उसामा साहब, कुछ शायद लोग भी जालम सन, कुछ थानू भी मनंदा शौक भी सी। देखिए, इंडिया हमें, पाकिस्तान जो है हमें एक बदतरीन दुश्मन का सामना है, जो कि मोदी खुद उसने कहा था कि पानी जो है वो उसको एज अ टूल यूज़ करेगा, और वो सारा पानी जो है वो कश्मीर और पंजाब के लोगों को दिया जाएगा, और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा देंगे। तो वो ये कर भी रहे हैं। जब बरसात होती है तो वो पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं, और हमने तो आज तक ये भी एक कोई डैम बनाना भी मुनासिब नहीं समझा कि चले जब पानी ज़्यादा आ जाए तो उसको कहीं स्टोर ही कर लिया जाए, कुछ उसको बचा ही लिया जाए। तो वो अब देखिए कि अब हम अभी जारियत की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए कोई डैम ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, वो पानी अल्टीमेटली सारा ज़ाया हो जाएगा। कम से कम दुश्मन ये सोचता कि यार ये जो पानी हम भेज रहे हैं ये तो ये स्टोर कर लेंगे तो फ़ायदा अल्टीमेटली इनका हो जाएगा, तो वो फिर वो भी हमने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी।
कि वो जब चाहता है वो पानी छोड़ देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फोरम है कि हम जो वर्ल्ड बैंक है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर इस चीज़ को सेंसिटाइज करें। पाकिस्तान पहले भी बेतहाशा दफ़ा इसको सेंसिटाइज करता रहा है और उसको बताता रहा है कि किस तरह से इंडिया जो है सिंध ताश माहदे के बावजूद जब पानी का पूरा शेयर जो है वो डिसाइड हो चुका है कि कौन से दरियाओं का पानी पाकिस्तान के पास होगा, कौन सा दरियाओं का पानी इंडिया के पास होगा, और जब इंडिया पानी छोड़ेगा तो वो पाकिस्तान को बताने का पाबंद होगा। उसके लिए एक टाइम फ्रेम रखा गया, टाइम लिमिट रखी गई कि कम से कम 24 घंटे पहले इंडिया पाकिस्तान को बताएगा कि जब हम इतना पानी छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन हमेशा होता यही है कि इंडिया का जब दिल करता है वो पानी छोड़ देता है और पाकिस्तान को बताता नहीं है, प्रायर इंटीमेशन देता नहीं है। बिल्कुल ऑफ कोर्स पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, लेकिन खुदारा पहले मेरी पाकिस्तान से भी ये अपील है कि खुदा के नाम पर कोई डैम बना लें। अगर दुश्मन तो जो कर रहा है, आप जो कर सकते हो तो करें, तो डैम्स बनाएं ताकि ये पानी बाद में इस्तेमाल हो सके, मंद हो सके। तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको ज़हमत ना बनाएं। आज एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक आदत हो जाती है इंसान को बाज़ औक़ात के, जब वो बड़े ओहदों पर रह चुका हो और ऐशो इशरत की ज़िंदगी हो, महल्लात हों, तो फिर उसके बाद वो कहीं भी जाए वो समझता है कि वैसी इसको सहूलियात होनी चाहिए। तो आज खरल कहानी में कुछ ऐसी दिलचस्प दास्तान है जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा के बारे में। खरल साहब, ये तो बड़े अजीबो गरीब अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, अब ये वो मामला है। एहतसाब अदालत की पहले थोड़ी कार्रवाई और उसके बाद रूल्स की बात करें कि मिल क्या सकता है और मांगा क्या है, और आवाम को पता भी लगे कि जेल के अंदर किस तरह की जेल देखना चाहते हैं वो। एक तो आज एहतसाब अदालत में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहबा की जो एक क्लास के हवाले से दरख्वास्त पर फैसला महफूज था वो सुनाया गया। अब नाजरीन के लिए ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जेल के अंदर उन्होंने क्या चीज़ें मांगी हैं फरियाल तालपुर साहबा ने और जरदारी साहब ने। एयर कंडीशन होना चाहिए, टीवी, रेडियो, माइक्रो ओवन, मच्छरमार लाइट, टार्च, आईपॉड और एक अदद खादमा। ये इसके अलावा खादिम नहीं, खादम की बात भी आ जाती, खादम भी मुहैया किया गया जरदारी साहब को। समाअत के दौरान जी वकील साहब ने कहा कि साबिक सदर को भी तमाम ये जरदारी साहब को यही सहूलियत फराम की जाए। अब इसदा क्या कर रहे हैं कि वो जो फरियाल तालपुर साहिबा को जो आईपॉड आप मांग रहे हैं वो कुरान पाक सुनने के लिए आईपॉड रखने की इजाज़त दी जाए, उसकी तलावत सुनने के लिए, तर्जुमा सुनने के लिए। अच्छा, अब किस किस तरह के झूठ बोले जाते हैं ये वो लोग। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि आईपॉड उसमें चूँकि वाईफाई या इंटरनेट नहीं होगा, सिर्फ आयार सुन सकेंगे। जिस नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो है जिन पर हमला भी हुआ, उनका जेल में ए और बी क्लास का रोल ख़त्म कर देगी। इतनी हरकतों की वजह से हमले हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहे, ये फिर बात नहीं आ रहे। अब बेहतर सहूलत बेटर क्लास है। अदालत ने ए क्लास की दरखास्तें मुस्तरद करता हूँ। अदालत ने नैब कस्टडी में भी आसिफ जरदारी को एक अटेंडेंट यानी खादम रखने की इजाज़त दी थी। बारदार साहब अदालत ने फैसला महफूज सुनाते हुए जो कहा है कि कुछ इजाफी सहूलतें उन्होंने मंजूर की और 2 दफ़ा अहल खाना की। अब इसके अंदर थोड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है जी। वो ये है कि माहिरीन कानून जो है वो कहते हैं कि एक तो ख़ास तौर पर इसमें महकमा जेल खाना जात का जो ऑफिसर है उसकी बात छोटी सी करेक्ट कर दें, जो यानी उस हवाले से बात कर लें कि जेल मैनुअल में उनका दी गई जो सहूलियात के अलावा जिसमें एयर कंडीशनर और खुसूसी खुराक वगैरह अदालत, मेडिकल बोर्ड या हुकूमती अहकामात पर कैदी हवालाती को फराहम की जा सकती हैं। उन्होंने वाजह किया कि नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को सी की सहूलत जो है ना AC की यानी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर दी गई, जबकि टीवी वैसे ही जेल मैनुअल के मुताबिक फराहम। अच्छा, आगे आ गया। हुकूमत एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ये सहूलियत वापस लेने से इख्तियार रखती है, मगर मेडिकल बोर्ड की सिफारिश को नजरअंदाज करके इससे पहले कभी किसी कैदी। अच्छा, एक आप उन्होंने बताया कि साबिक सदर जो जरदारी साहब हैं और सॉरी उन्होंने कहा जो साबिक सदूर हैं, वजीर आजम है, वुज़रा आला हैं, उनके लिए जेल मैनुअल में कोई खसूसी रायत और प्रोटोकॉल नहीं है। तो अहम बात है। अगली बात, उनके ख्याल में तो जो सिक्योरिटी का इशू था, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ जिस कमरे में बंद है, जो वहां पे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, 90 की दहाई में आसिफ जरदारी साहब इसी कमरे में बंद थे जब मंशियात के झूठे केस में पंजाब में उनको बंद कराया था। आगे आ जाए राना सनाउल्लाह के वाले से बड़ी अहम बात, पाकिस्तान प्रिजनर रूल एक्ट जो 1978 है उसके मुताबिक जेल वालों के मुताबिक जेलों में B क्लास सहूलियत किसी भी मौजूदा या साबिक रुकने असेंबली स्केल 17
या जायद ग्रेड के अफसर सालाना 6 लाख, बड़ी अहम बात है, रुपए टैक्स अदा करने वालों को लाजम है। ताहम संगीन जराइम मसलन दहशतगर्दी या मंशियात जैसे मुकदमात में सजा पाने को यह हासिल नहीं है। तो फिर अब इसी वजह से राना सनाउल्लाह को, अहम बात है, उनको मंशियात केस की वजह से आम बैरक में रखा गया है, जबकि बी क्लास कैदियों को बैरकों से मुल्क इलादा कमरा दिया जाता है। अच्छा, ये आगे इस पर छोटा सा आता होता है। एक बुनियादी बात अब ये है बाबड़ साहब, स्मॉल कमेंट में चाह रहा हूँ, छोटा सा कमेंट के ये बी और ए क्लास नहीं मांग रहे, छोटी होटल मांग रहे हैं, वीआईपी क्लास, अब होटल 5 स्टार होटल की क्लास जो कि मैनुअल में नहीं है। मैं समझता हूँ आपको इसलिए दुख होता है कि आप कहते हैं ये लूट खसूट का पैसा सारा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जेलों में सहूलियत चाहते हैं। बाबर साहब क्या हाल है, कोई 5 स्टार होटल बना दें, क्या करें? उसामा साहब, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में मैं तो हैरान हूँ कि गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से इसमें फ्रीक बनना चाहिए। गवर्नमेंट को जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि जी अमीर का पाकिस्तान और होगा, गरीब का पाकिस्तान और होगा। पंजाब में कोई 40-50 हज़ार कैदी हैं जेलों में, तो वो बेचारे भी इंसान हैं, उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी सर्दी लगती है। पूरे पाकिस्तान में कोई 1 लाख के करीब कैदी हैं, तो वो क्या उनके कोई राइट्स नहीं हैं? क्या यही 4 बंदों के राइट्स हैं? क्या जरदारी साहब, उनकी बहन फरियाल तालपुर और नवाज शरीफ साहब, इन्हीं के सारे हकूक हैं, बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं? क्या वो पाकिस्तान के उनको फिर मार दिया जाए? हमजा शहबाज के पहुंचने से पहले ही नैब लाहौर की सेलों में हवाला जो उसमें एसी क्यों लग जाते हैं? अच्छा जी, हमारा क्लोजिंग से कल क्या होगा? तो कल के दिन जो गुजरा कल है, मैंने अर्ज़ किया था कि कल ये होगा, यानी आज के दिन जो हो भी गया, कि जब पूछा जाएगा कि मरीम साहिबा से कि वीडियो का क्या हुआ, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने मरीम पे डाला, तो मरीम ने आगे नासिर साहब पर डाला, नासिर साहब जी अब कहीं और कर देंगे, तो वही हुआ। मरीम साहब ने कहा जी वो एक कारकुन है, वो वीडियो लेके निकल गया। मुझसे ना पूछे कौन क्या करता है, तो फिर आखिर में वही के हर चीज़ जो है वो दादा मरहूम तक पहुंच जाती है। बड़ा दुख होता है, मियाँ शरीफ साहब जो है उन तक पहुंचा देते हैं वो हर बात। तो आगे भी जो होगा आप ये यकीन रखें कि वो बात मियाँ शरीफ मरहूम तक ही जाएगी कि जो कुछ है उन्हीं से जाकर पूछें। अच्छा, कल अब क्या होगा? आज के दिन की पेशगोई ये है, कल कराची के हवाले से बता दूं, बहुत ज़्यादा बात हुई, कल कराची में फिर कचरा होगा और बहुत ज्यादा होगा। उसकी दे रहे हैं, कोई आसान नहीं है। और उसकी माजरत के साथ, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि मेयर कराची MQM वो कहेंगे जनाब ये सिंध को आपने अब टैक्स ही नहीं देने, सिंध हुकूमत को, ये चोर हैं, ये नहीं काम करने देते। वहां से जनाब सिंध हुकूमत की तरफ से जवाब आएगा ये जनाब मेयर कुछ नहीं कर रहा। उधर से जनाब कहेंगे कि जनाब विफाकी हुकूमत की इनको सपोर्ट है, पॉलिस यदि सब कचरा उठाते हैं वो कचरा वहीं फेंक जाते हैं। तो कराची का कचरा कराची में ही रहे, वो कहीं नहीं जा रहा। तो कराची में ये कचरा जुबान से भी होता रहेगा। एक दूसरे के खिलाफ भी बोलते रहेंगे। तो कल अब क्या होगा बाबर साहब? उसामा साहब, जो मेरे चूहे की रिपोर्ट है, मेरा जो चूहा आज रिपोर्ट लेके आया उसके मुताबिक कल नैब में पेशी है, उसमें मरियम साहिबा भी जा रही हैं, हमजा शहबाज जा रहे हैं, यूसुफ साहब जो हैं, यूसुफ अब्बास साहब वो भी जा रहे हैं, शहबाज शरीफ भी जा रहे हैं। तो जा रहे हैं या अभी तक सर जा रहे हैं। अच्छा, कल हमजा शहबाज जो हैं उनको मेरे चूहे के मुताबिक उनकी को जुडिशल कर दिया जाएगा। वो नैब में AC वाला कमरा, फ्रिज और बेड छोड़ के अपने ताया जान नवाज शरीफ साहब के पास कोट लखपत जेल में चले जाएंगे। मरियम साहिबा जो हैं उनका जो नैब के पास कस्टडी है और यूसुफ अब्बास जो है इनकी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन कल एक अहम चीज़ जो अहम डेवलपमेंट है, कल नैब के जो ऑफिशियल्स हैं, नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो करप्शन के अलावा मरियम पर एक और भी चार्जशीट बन रही है कि चौधरी शुगर मिल्स के जरिए जो पैसा आता और जाता रहा है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। ये कल इस हवाले से कल इस हवाले से एक और चार्जशीट देंगे कि जनाब ये चौधरी शुगर मिल का पैसा नेशनल सिक्योरिटी, कल कोशिश करेंगे तफसील बात करें। बहुत बड़ी खबर। खैर साहब मैं माफी चाहता हूँ, आखिर में आपकी बारी है, लेकिन 10 सेकंड बात करूँ। ये है क्योंकि मैं जो दरखास्त तो उनकी मुस्तरद होगी है, कोर्ट ने तो कर दी है, लेकिन जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहबा को ये और इससे शायद कुछ ज्यादा सहूलतें कल तक बहम पहुंचा दी जाएंगी। जेल के लिए अच्छी खबर, आप सरप्राइज विजिट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए आई वॉश किया गया है। ऑलमोस्ट ये सहूलतें उनमें आधी से ज्यादा उनके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। चलें जी, आप देखते हैं कि खरल साहब की पेशगोई कल के बारे में कितनी सच साबित होती है, और जो चूहा रिपोर्ट है बाबर डोगर साहब की वो और जो मैंने अर्ज किया उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है। तो कल क्या होगा ये हम कल देखेंगे और उस पर हम भरपूर तरीके से बात भी करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।